नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जहां निवेश के लिए तमाम सुविधाओं में वृद्धि के अलावा ऊर्जावान विकास, सुधार, निवेश वृद्धि और एक सुधार केंद्रित कारोबारी माहौल बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान हरियाणा सरकार की ओर से बिजली कंपनियों का लाइन लॉस कम कर उन्हें लाभांश की स्थिति में लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के अनूठे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय विद्युत विभाग के सचिव को हरियाणा द्वारा इस दिशा में किए गए सराहनीय कार्यों का अध्ययन करने के लिए कहेंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के संकट के समय में कुशल वित्तीय प्रबंधन से हरियाणा सरकार वर्ष 2020-21 की 5% स्वीकृत सीमा के मुकाबले राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का 2.90% बनाए रखने में सक्षम रही है। राज्य ने अपनी ऋण देयता को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है, क्योंकि 2020-21 में जीएसडीपी अनुपात का ऋण 23.27% था। हरियाणा की अर्थव्यवस्था के पुनः उत्थान के लिए रणनीति वी आकार की रिकवरी प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था के पुनः उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमने 4 स्तंभों पर आधारित रणनीति बनाई है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने निवेशकों को राज्य के कारोबार अनुकूल परिस्थिति तंत्र की ओर आकर्षित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार की ओर से निर्देशित सुधारों को लागू करने में हरियाणा अग्रणी रहा है। इस मौके पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित वित्त विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गेहूं और सरसों की बिजाई के लिए खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर पूरे प्रदेश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पिछले 3 दिन में डीएपी खाद के 8 रैक मंगाए जा चुके हैं और आने वाले 3 दिनों में 9 रैक और मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हर रोज 7 से 8 हजार मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके खाद उपलब्ध करा रही है। हरियाणा सरकार किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजाई को ध्यान में रखते हुए हर जिले में आवश्यकता के मुताबिक खाद उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार से लगातार खाद की आपूर्ति मिल रही है। अभी तक राज्य में 2,10,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें से 1,82,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद किसान खरीद चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3,84,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद, 93,000 मीट्रिक टन एसएसपी खाद और 37,000 मीट्रिक टन एनपीके खाद की उपलब्धता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता है। जरूरत के मुताबिक किसान खाद खरीदें और संयम बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसान डीएपी के स्थान पर सरसों के लिए एसएसपी खाद और गेहूं या आलू के लिए एनपीके खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि विभाग भी लगातार इसको लेकर किसानों को जागरूक कर रहा है। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सूबे के किसानों से वादा किया है कि हरियाणा का एक भी खेत बिना खाद के नहीं रहेगा, जिसको लेकर सरकार तमाम प्रयासों में जुटी हुई है और लगातार प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध हो रही है। इसी कड़ी में 14 नवंबर तक हरियाणा 5,850 मीट्रिक टन खाद मिल चुकी है और अगले 4 दिन मिलेगी औसतन 10,000 मीट्रिक टन खाद मिलने जा रही है। वहीं मांग के मुताबिक प्रदेश में खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहेगी और हर जिले में डीएपी खाद की सप्लाई लगातार की जा रही है। वहीं भिवानी और कैथल में 3,900 मीट्रिक टन खाद पहुंची है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के वेलफेयर सेंटर फॉर पर्संस विद स्पीच एंड हियरिंग इंपेयरमेंट सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से मुलाकात भी की और साइन लैंग्वेज सेंटर का अवलोकन भी किया। साथ ही बाल दिवस के मौके पर छात्रों को बधाई दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में श्रवण एवं वाणी निशक्त जन कल्याण केंद्र का दौरा किया और वहां पर चलाई जा रही गतिविधियों को देखा। उन्होंने इस केंद्र में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डिजिटल साइन लैब आदि का अवलोकन भी किया और निशक्त जन कल्याण केंद्र के बच्चों की ओर से बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी को भी देखा। वहीं मनोहर लाल ने निशक्त जनों के लिए तैयार की गई 5वीं कक्षा तक की इंडियन साइन लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तिका का विमोचन किया, जो कि देश में पहली बार बनाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडियन साइन लैंग्वेज केवल बधिरों की ही भाषा न माने, क्योंकि इसको सीखने की आवश्यकता बधिरों के परिजनों को तो होती ही है, साथ ही अन्य लोगों को भी इसकी न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 वर्ष तक की आयु और पहली से 5वीं तक के बधिर बच्चों के लिए जो इस केंद्र ने पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं, उससे हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश के श्रवण एवं वाणी निशक्त जनों को लाभ होगा। कार्यक्रम में बताया गया कि देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग 50 लाख है और हरियाणा में लगभग 1.5 लाख व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कल्याण केंद्र में साइन लैंग्वेज के साथ साथ डिजिटल साइन लैंग्वेज की लैब बनाई गई है, जहां पर श्रवण एवं वाणी निशक्त जनों के लिए 600 से ज्यादा वीडियो बनाए गए, जिनका प्रयोग कोविड के दौरान हुआ। ये वीडियो देश भर के बधिरों के लिए उपयोग होंगे। मुख्यमंत्री की माने तो इस कल्याण केंद्र में आकर उन्हें लगा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। सुनने और बोलने के शारीरिक अभाव वाले बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज से सामान्य जीवन जीने के लिए भाषा को विकसित करने का अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। इस केंद्र में इन बच्चों का जीवन सरल बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन बच्चों को सामान्य व्यक्तियों की तरह पारंगत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की जो भी जरूरत होगी, उसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी। आज ये जो हरियाणा श्रवण और वाणी निशक्त केंद्र में जो आज आना हुआ है, वास्तव में बहुत एक रचनात्मक काम इस केंद्र में किया जा रहा है। ऐसे सब लोग जो शारीरिक दृष्टि से कहीं ना कहीं उनके बोलने में, उनके सुनने में कुछ कठिनाई रह जाती है, तो उनको जो सांकेतिक लैंग्वेज के माध्यम से उनके जीवन को सरल बनाना, उनके बात को, उनके व्यवहार को एक साइन लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना, और फिर जीवन में वो लोग सामान्य व्यक्ति से अपने आप को किसी कारण से कम ना समझें, उनको सामान्य जीवन में लेकर के आना एक बहुत बड़ी सेवा इस केंद्र के माध्यम से हो रही है। और मैं इसके लिए विशेष तौर पर डॉक्टर शरणजीत कौर और इनकी जो डेडिकेटेड टीम है उनको श्रेय देता हूँ। गुरुग्राम में कॉर्पोरेट जगत की बड़ी कंपनियां संचालित हो रही हैं। ये कंपनियां भी इन बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने को आगे आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को ही कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि CSR की धनराशि को आवश्यकता वाली जगहों पर ही लगाएं। उन्होंने कहा कि संस्थाएं और कंपनियां सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक तौर पर ऐसे कल्याण केंद्रों की मदद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निशक्त जनों की सहायता करने के लिए हम सभी को सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए समावेशी और संवेदनशील बने। वहीं मुख्यमंत्री ने इस सेंटर का दौरा करते हुए ऐसे बच्चों के लिए और कार्य करने के लिए भी सुझाव दिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से और भी जो बेहतर होगा वो काम इस सेंटर के लिए किया जाएगा। वहीं ऐसे बच्चों को सांकेतिक शिक्षा देना जो मूक बधिर हैं, ये एक बड़ा ही पुण्य का कार्य है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, जब टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत कुल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। इनमें से 4 रत्न अकेले हरियाणा के हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा के खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देते हैं। तो बता दें आपको, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर हैं और खेल रत्न से सम्मानित किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था।
तो वहीं रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और खेल रत्न से सम्मानित किए गए हैं। तो वहीं सुमित आंतिल टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल कब्जा किया था और मनीष नरवाल ने पैराशूटर में गोल्ड जीता था पैरालंपिक में। वहीं हरियाणा के 8 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आइए उनके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो बता दें आपको, सुरेंद्र पालड़ टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था टीम ने। तो वहीं दीपक पूनिया पहलवान हैं और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया था। हरविंदर सिंह पैरा आर्चर हैं और टोक्यो पैरालंपिक में ब्रॉन्ज पर कब्जा किया था। योगेश कथुरिया टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया था। सिंह राज अधाना निशानेबाज हैं और टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल सिल्वर और ब्रॉन्ज पर कब्जा किया था। मोनिका मलिक हॉकी और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। सुमित कुमार टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था, हॉकी टीम के सदस्य हैं। संदीप नरवाल कबड्डी, कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं संदीप नरवाल। वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में हरियाणा की मानव रचना यूनिवर्सिटी को भी सम्मान मिला। विश्वविद्यालय को युवा प्रतिभाओं की पहचानने और उनको पोषित करने की कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 64 में से 17 पुरस्कार हमारे राज्य ने जीते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने देश प्रदेश का नाम हमेशा ऊंचा किया है। अगली बार मेडल्स की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चलेंगे। देखिए, आज ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर हमारे लिए, क्योंकि ओलंपिक में पैरालंपिक में जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए और वो भी एक खुशी का अवसर था, लेकिन आज तो वो खुशी डबल हो गई कि जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार थे, उसमें खास करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, उसमें अर्जुन अवार्ड है, उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है और इसके अंदर ढेरों अवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। और मैं कहता हूं कि कुल 64 में से 17 अवार्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, जो 25 वर्ष से भी ऊपर बनता है। तो इस प्रकार की खुशी का दिन मैं समझता हूँ और भी हमें लगातार आता रहे। और मैं इस अवसर पर अपने जितने भी खेल प्रेमी, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भी मेडल लिए हैं, जिनको भी पुरस्कार मिले हैं, उन सबको, उनके परिवार के बंधुओं को और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देखिए, जब हमने पिछली बार सभी खेल प्रेमी सज्जनों को और खिलाड़ियों को संबोधित किया था, उस समय कहा था कि हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार देश भर में, दुनिया भर में बढ़िया से बढ़िया खेल नीति है। इसमें और भी जो अपेक्षा है, जो सुझाव है, उसको बढ़ाएंगे और अपेक्षा करेंगे। इस बार जितने मेडल आए हैं, इससे डबल मेडल आने चाहिए, ताकि हम देश और दुनिया के लोगों को खेल क्या होता है, खेल को प्रोत्साहन देना है, युवकों को कैसे उसमें रुचि पैदा करनी है, ये रास्ता दिखा सके। हमारा हरियाणा जो है खेलों का हब बने, ये हमारी इच्छा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में दूध दही का खाना और हमारी खेल पॉलिसी के तहत जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे हमारे प्रदेश के खिलाड़ी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं और हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए इनाम राशि भी देश भर में सबसे ज्यादा है। एक तो हमारे नौजवानों हैं, हमारे जो भी ऐसे खेल खिलाड़ी जो हैं, उनकी तासीर ऐसी है। हमारे मिट्टी में एक ये गुण है कि यहाँ जैसा कहा जाता है ना, हरियाणा में दूध दही का खाना, तो घरों में जो उनका पालन पोषण होता है शारीरिक दृष्टि से भी और खेलों में उनकी प्रैक्टिस होती है। हमारे परंपरागत तौर पर भी बहुत से ऐसे कोचेज गाँव में मिलते हैं, कुछ फौजी मिलते हैं जो बिना सरकारी सहायता के उनको खेलों में रुचि पैदा करते हैं। फिर साथ में हमारी जो खेल की पॉलिसी है, उस खेल की पॉलिसी के कारण से भी प्रोत्साहन मिला है। हम कैच द यंग पॉलिसी के ऊपर नर्सरीज पहले चलाते हैं, फिर जो अकेडमीज हैं उनकी सहायता करते हैं और हमारा जो खेल विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा सारा सिस्टम है, वो भी बढ़िया से बढ़िया है। गाँव में यानी एक प्रकार से अखाड़ों के साथ साथ हमने स्टेडियम्स भी बनाए हैं। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलों में रुचि और खेलों में हमारे जो विशेष तौर पर हमारे जो इनाम है, हमने सर्वाधिक इनाम न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के देशों में भी अगर हम कंपेयर करें तो 6 करोड़ रुपया एक ओलंपिक खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, ये राशि इसके मुकाबले कहीं भी नहीं दी जा रही है। उसी प्रकार के नीचे भी हम जो इस प्रकार का करते हैं, हम खेलों की तैयारी भी कराते हैं। और खास करके मैं कहूँ कि जब खेल के लिए जाते हैं तो जो पार्टिसिपेशन की जो उनके पैसे होते हैं
उसमें 15 लाख रुपए की जो ओलंपिक में राशि रखी हुई है उसको 5 लाख रुपए तुम्हें एडवांस दे देते हैं, तो तैयारी करो फिर उसके बाद जाओ। इस बार ये नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि उनकी खेल में काफी रुचि रही है, यही वजह है कि खेल देखता हूं। टोक्यो ओलंपिक में भी प्रदेश के खिलाड़ियों के मुकाबले देखे थे। ये तो हर व्यक्ति के अपना अपना स्वभाव, उनकी रुचि होती है। मेरी खेलों में बहुत रुचि रही है। जब मैं अपने यौन अवस्था में भी भले इस प्रकार के जो खेल हैं, इस प्रकार के ऑर्गेनाइज सिस्टम का तो मैंने खेल नहीं खेले, लेकिन मैंने मैदान में हर प्रकार के परंपरागत खेल खेले हैं। कबड्डी है, कुश्ती है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, सब खेला अपने स्कूल जीवन से लेकर के यौन अवस्था तक। तो खेल में एक रुचि के नाते से जब भी कभी अवसर मिलता है उस खेल को मैं देखना बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, इसमें से भी अगर प्रेरणा मिली है खिलाड़ियों को, मुझे अच्छा लगेगा कि इस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 1.5 महीने से कोविड के मामलों की संख्या हर रोज 20 से कम आ रही है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं। सभी सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और चौकस रहने के लिए कहा गया है। अब वैक्सीनेशन भी काफी हो चुका है। करीब 87% को पहली डोज और 42 को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। मेवात में 28 से 30% तक वैक्सीनेशन हुई है। 1.5 महीने से नए आने वाले रोगियों की संख्या 20 से कम है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हम नजर रखे हुए हैं। हमने सभी अपने सीएमओस को अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हमने कहा है कि चौकस रहें। इंतजाम हमारे पास पूरे हैं, मेडिसिन सफिशिएंट हैं और अब हमारे पास कोविड का अनुभव भी है। लगभग 87% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है और 42% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज हम लगा चुके। इसमें मेवात का जिला, वहां पर 28-30% तक वैक्सीनेशन हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अब हर घर दस्तक अभियान केंद्र सरकार देश में वैक्सीनेशन के लिए चला रही है, जिसके लिए 2025 टीमें घर घर दस्तक के तहत हरियाणा में काम कर रही हैं। 31 दिसंबर तक 100% लोगों को पहली डोज लगा देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी डोज के बीच समय का गैप होने के कारण है प्रतिशत में फर्क आ रहा है, लेकिन हम घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें मैंने मेवात के डिप्टी कमिश्नर को कहा कि वो हर स्तर पर नोडल ऑफिसर बनाएं, जिला स्तर पर, सब डिवीजन लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर नोडल ऑफिसर बनाए जाएं और जितने वाहन की वो हमारे से मांग करेंगे, जितने स्टाफ की मांग करेंगे, हम हर नोडल अधिकारी को उतना स्टाफ मुहैया कराएंगे, उतनी गाड़ियां मुहैया कराएंगे, ताकि हम हर घर तक मेवात की, हमने वैसे पहले जगह जगह कैंप लगाए हैं, लेकिन अगर लोग नहीं आ रहे तो हम लोगों के पास जाएंगे। वैसे भी सारे देश में अब हर घर दस्तक कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में हमारी 2025 टीमें हर घर तक जा रही हैं। जहां पहली डोज नहीं लगी है वहां पहली डोज लगा रहे हैं, जहां दूसरी नहीं लगी है वहां दूसरी डोज लगा रहे हैं।
और 31 दिसंबर तक हम हरियाणा के 100% लोगों को पहली डोज लगा देंगे। डेंगू को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डेंगू को लेकर हर जिले में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था अस्पतालों में की गई है। फ्री में डेंगू का इलाज हम कर रहे हैं, मुफ्त प्लेटलेट भी दिए जा रहे हैं। डेंगू के लिए पूरी तरह से हमने ये 3-4 साल के बाद इतना बड़ा है डेंगू, उसके लिए मैंने हर जिले में अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है और वो कर ली गई है कि हर जिले में हम डेंगू के हर मरीज का मुफ्त इलाज कर रहे हैं और हमारे सिविल अस्पताल में प्लेटलेट्स भी मुफ्त सबको दिए जा रहे हैं जिस जिस रोगी को आवश्यकता होती है और पूरी प्रकार से हमने इसकी व्यवस्था की हुई है। आगे बढ़ते हैं, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हलके के कई गांवों का दौरा कर सिवानी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मूंग की खरीद में अनियमितताएं पाए जाने पर हैफेड के परचेज राजवीर दलाल को निलंबित करने के आदेश दिए। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि कोई भी अधिकारी किसानों को तंग करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में डीएपी और यूरिया खाद की कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही कृषि मंत्री ने बताया कि बाजरे के भावांतर भरपाई का पैसा किसानों के खाते में पहुंच चुका है, जिससे किसान सरकार की नीतियों से खुश हैं। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि चने की फसल में औसत से कम पैदावार की भरपाई के लिए सिवानी क्षेत्र के 26 गांव के लिए 35 करोड़ 63 लाख रुपए मंजूर किए हैं और सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाकर किसानों के हित में ठोस फैसला लिया है। फसल बीमा पॉलिसी पर विपक्ष तरह तरह के प्रचार करता था, लेकिन अब किसान स्वेच्छा से अपना बीमा करवाते हैं। फसल में जो नुकसान होता है उसकी पूरी भरपाई हो जाती है। ये बीमा पॉलिसी किसानों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें भी सुनी, जिनमें से ज्यादातर का मौके पर ही समाधान किया गया। क्षेत्र के अंदर कोई भी डीएपी यूरिया किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। पानी का प्रबंध सिंचाई का अच्छा करेंगे और बाजरे का जो भावांतर भरपाई का पैसा किसानों के पास आ चुका है और चने का फसल बीमा का पैसा भी लोगों के पास आ चुका है। लोग जो हैं, किसान जो हैं, खेतों में व्यस्त हैं, खुश हैं, सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं और जो हम भी प्रार्थना करते हैं कि खूब अच्छी मेहनत करके अच्छी फसल पैदा की। 30-35 करोड़ रुपए हमारे जो इधर का चने का इलाका है, जो जुप्पा और शिवानी के बीच के गांव हैं, इधर से बैल से शुरू होते हैं 15-20 गांव, 26 गांव हैं। इनको जो फसल कम हुई थी 30-35 करोड़ रुपए डाल चुके हैं और किसानों को ये फसल बीमा योजना है बहुत पसंद आई है। इनको जो नुकसान हो जाता था, बर्बाद हो जाती थी फसल, पैसा नहीं मिलता था, अब बहुत अच्छा पैसा मिलता है। किसान इसको अपनी मर्जी से इसको अपनाते हैं और जिस योजना का सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार पहले हुआ था कि इससे किसान को नुकसान होगा, आज स्वेच्छा से किसान बीमा करवाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। खरीद के ऊपर जो कमियां मिली थी, क्या कार्रवाई की गई थी? वो एक अधिकारी जो है जिससे किसानों ने बहुत सारी शिकायत की, हमने उसको निलंबित कर दिया। कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी जो किसानों को तंग करेगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर कहा कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी और प्रबंधन से बचने के लिए किसानों को बदनाम न करे। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यह आंदोलन किसानों का नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है, क्योंकि आंदोलन की आड़ में कांग्रेस राजनीति कर रही है। वहीं कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार की किसानों की हर बात मानने को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारी नेता किसानों का हित नहीं चाहते। प्रदेश के किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों की 1 एकड़ जमीन भी बिना खाद के नहीं रहेगी। देखिए, मामला सभी को मिलकर इसमें काम करना चाहिए और एक दूसरे पर दोषारोपण करने से प्रदूषण कम नहीं होगा। जिसकी जो जिम्मेदारी है
उसका निर्वहन करे। हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। हरियाणा सरकार किसानों को पूरी सहायता दे रही है पराली प्रबंधन के लिए, पराली के उपयोग के लिए। एथेनॉल प्लांट लगाए हमने, गैस के प्लांट हमने लगाए, और पराली के उपयोग के लिए गौशालाओं को भी हमने 500 रुपये की छूट दी है। और धीरे धीरे करके हरियाणा के किसान को समझ में आ गई है कि पराली जलाना उचित नहीं है, पराली को बेच के एक लाभकारी मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। जो आंदोलन है कांग्रेस का आंदोलन है, जो झंडा अपना हटा दिया उन्होंने और सरकार को अस्थिर करके कुर्सी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, किसी भी रूप में राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही किसानों का शोषण किया है। आज मोदी जी की नीतियों की वजह से किसान को फ़ायदा मिल रहा है, डायरेक्ट पैसा मिलता है। भारत सरकार आपकी हर बात को मानने को तैयार है, लेकिन आपके जो नेता स्वयंभू बगैर आपके बनाए अपने आप मालिक बन के बैठे हैं जो सड़कों पे, इनको आप हटा दीजिए और अपने नेता जो किसान हित में सोचते हैं उनका चुनाव कीजिए। आपकी समस्या का समाधान होने में कोई देरी नहीं लगी। डीएपी की समस्या चल रही थी, खाद की कमी का मुद्दा था, तो मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं तुरंत उन्होंने आदेश दिया और प्रायोरिटी हरियाणा को दी है, और उसका परिणाम भी अच्छा आया है कि पिछले हफ्ते में ही हमारे यहाँ 16 रैक जो अगले नवंबर के महीने में और भी खाद मिलेगी। हरियाणा के किसान को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि डीएपी की वजह से आपको 1 एकड़ ज़मीन भी अगर बिजाई के लिए डीएपी उपलब्ध नहीं करवा पाया तो ये जिम्मेदारी मेरी होगी। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।